हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछली वीडियो में हमने बर्लिन के पहले 4 एपिसोड अपलोड किए थे और इस वीडियो में हम उसके बाकी के 4 एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने पहले के 4 एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, पहले जाकर उसे देखें, तभी आपको आगे देखने में मजा आएगा। तो बिना समय गवाए ये कहानी आगे बढ़ाते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कैली और ब्रूसक ऑफिस में जाते हैं ताकि सिस्टम में से ब्रूस के पासपोर्ट की कॉपी डिलीट कर सके, लेकिन तभी एक गार्ड ब्रूस को टेबल के नीचे छुपा हुआ देख लेता है। फिर गार्ड अपनी गन निकालकर बॉस को बाहर आने के लिए कहता है। जब ब्रूस बाहर आता है तो गार्ड उसको अपनी आईडी दिखाने के लिए कहता है। फिर वो उस गार्ड के ऊपर एक डबल फेंक मारता है और उसकी गन उछलकर टेबल पर आकर गिरती है। तभी केलागो उठा लेती है और कहती है, सालों गोली नहीं खानी तो घुटने पर बैठ जाओ और जल्दी से बताओ पैसे कहाँ रखे हैं। फिर वे सिस्टम से ब्रूस की आईडी डिलीट करके और पूरे 645 यूरो लेकर वहां से भाग आते हैं ताकि अगर वे गार्ड्स किसी को बताए भी तो ये छोटी मोटी चोरी समझकर भूल जाएं। ब्रूस कला का ये नया रूप देखकर हैरान था। फिर ब्रूस बातों बातों में कह देता है कि तुम्हें अपना जंगल साफ कर लेना चाहिए और इस बात से कैलाश चिढ़ जाती है। वो गाड़ी से नीचे उतर के गन को दूर फेंक देती है और ब्रूस को कहती है कि मुझे तुम जैसे लोगों से घिन आती है। दूसरी तरफ रॉय और कैमरन एक कार चुराने का प्लान बनाते हैं क्योंकि आज उन्हें कुछ तूफानी करना था। अब चोरी करनी ही है तो कोई सुपर कार की क्यों नहीं। फिर वे एक क्लब के बाहर जाते हैं। रॉय वहां से एक गुब्बारा लेता है। तभी कैमरन चुराया हुआ एक हार अपने गले में पहन लेती है जो कि एलिनोर का कीमती हार था। वो इस हार को पहनकर पेरिस की गलियों में घूमना चाहती थी। फिर रॉय और कैमरन वहां से एक रेसिंग कार चुरा लेते हैं और छपरियों वाली हरकतें करना शुरू कर देते हैं। फिर वहां से रॉय एक ऐसी जगह जाता है जहां इलीगल रेसिंग होती थी। फिर वहां जाकर वो एक रेस ऑर्गेनाइजर से बात करता है। वो कहता है कि मुझे एक रेस लगानी है। फिर ऑर्गेनाइजर पूछता है, क्या तुम्हारी जेब में 10,000 यूरो है? रॉय कहता है, यूरो तो नहीं है, लेकिन 40,000 यूरो की कार है। फिर वे कार के ऊपर 2 जूते फिक्स कर देते हैं और कैमरन उन जूतों को पहनकर खड़ी हो जाती है। यहां इसी तरह की रेस लगाई जाती थी। फिर वे अपनी गाड़ियां ट्रैक पर लेकर जाते हैं। फिर जैसे ही रेस शुरू होती है वे दोनों गाड़ियां जीतने के लिए पूरी जान लगा देती है। रोहित जीत रहा था, तभी कैमरन के मोबाइल पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड जिमी की कॉल आती है। फिर उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। फिर वो अपने हाथ से रस्सी छोड़ देती है और रॉय को कार रोकने के लिए कहती है। रॉय रेस में आगे था, लेकिन फिर भी उसे कार रोकनी पड़ती है। बाहर निकलकर देखता है कैमरन रो रही थी। फिर वो उसके शूज उतरता है। तभी बाकी के छपरी लोग वहां आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। फिर वे उनको चिढ़ाने लगते हैं। रो इसका मुंह तोड़ने ही वाला था, लेकिन वो कंट्रोल कर जाता है और अपनी कार की चाबी उन्हें देखकर कैमरन को गोद में उठा लेता है। फिर वो छपरी रे सरकार के अंदर से कैमरन के शूज और जैकेट बाहर फेंक देते हैं। कैमरन को सर्दी लग रही थी। फिर रॉय उसको पास के ही एक शेड में ले जाता है। फिर वो उसे एक प्लेन के अंदर बिठा देता है। कैमरन उसे बताती है कि मेरे एक्स का फोन था, मैं उसको इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती थी। पहले मैंने ही उसे कॉल की थी लेकिन तब उसका फोन स्विच ऑफ था। फिर रॉय पूछता है, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया? कैमरन कहती है, नहीं, वो तो बहुत प्यारा था। वो एक सिंगर था। उसको अपने प्रोफेशन की वजह से कई दिन घर से बाहर रहना पड़ता था और मैं चाहती थी कि वो हर पल मेरे साथ रहे और मुझे छोड़कर कहीं ना जाए। बस यही से हम दोनों में दूरियां आने लगीं और हम अलग हो गए। मैं जहां भी जाती थी मुझे उसी के सॉन्ग सुनने को मिलते थे। हर गली, हर चौराहे पर उसके पोस्टर लगे हुए मिलते थे। फिर मैं पागल होने लगी। मैं उसकी हर याद को मिटा देना चाहती थी। एक दिन मैंने उसकी सारी तस्वीरें जला दी और बदकिस्मती से घर भी जल गया। फिर मेरे रिश्तेदारों ने मुझे पागलखाने भेज दिया। फिर उसका मूड ठीक करने के लिए रॉय कहता है, चलो मैं तुम्हें प्लेन में घूमता हूं। वो प्लेन को स्टार्ट करके बाहर ले जाता है। कैमरन डर रही थी कि कहीं यह उसकी आखिरी राइड ना हो। प्लेन को बहुत तेज भागता है लेकिन उड़ाता नहीं है। अब उन दोनों का मूड ठीक हो जाता है। फिर वे प्लेन से निकलकर वहां से जाने लगते हैं। तभी कैमरन को ध्यान आता है कि वो हार उसकी पॉकेट में नहीं है। दूसरी तरफ बर्लिन भी के मिल के उठने से पहले उस होटल में पहुंच जाता है जहां पर वो कमल को छोड़कर आया था। फिर वो जल्दी से नाइट सूट पहनकर लेट जाता है। तभी वहां कैमिला जाती है। बर्लिन कैमल को कहता है कि तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। दूसरी तरफ वो स्टोरी के बारे में सबको पता चल जाता है, इसलिए कमिश्नर खुद वहां तहकीकात करने के लिए आती है। वो तिजोरी में जाकर सभी लॉकर्स को चेक करती हैं। उन्हें वहां ना तो गहने मिलते हैं और ना ही कोई सुराग। अब मार्क को भी उसके घर से उठा लिया जाता है। फिर डैम इन बर्लिन को कॉल करके बताता है कि पुलिस ने मार्क को उठा लिया है।
तभी ब्रूस और केल बैकपैकर का भेष बनाकर होटल से बाहर निकलते हैं और पुलिस की नाक नीचे से निकल जाते हैं। वे बस में बैठकर स्पेन जाने वाले थे क्योंकि कभी भी पुलिस करोड़ों के हीरे खोजने के लिए बैकपैकर्स के बैग चेक नहीं करती। फिर बारी आती है रॉय और कैमरन की और उनके कुछ देर बाद डैमियन भी होटल से निकल जाता है। वे डैमियन के साथ एक वैन में बैठकर स्पेन की तरफ जाने लगते हैं। डैमियन बाप बन जाता है, रॉय और कैमरन उसके बच्चे। उनका प्लान था कि इस चोरी में जितने भी सामान का यूज हुआ है उन सबको बर्लिन ठिकाने लगाएगा। वो इस सारे सामान को शिपिंग कंपनी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया भेज देगा, किसी संस्था में है। तभी कमल बर्लिन के पास आती है। वो कहती हैं कि हमने फैसला कर लिया है, हम मार्क को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बर्लिन कहता है कि हम यहां से जा रहे हैं, अगर आपका मूड बदले तो कुछ दिन तक हमारा नंबर ऑन रहेगा। फिर जब कैमल घर पहुंचती है तो देखती है उसके घर पर बहुत सारी पुलिस आई हुई थी। जब वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि हर चीज की बारीकी से छानबीन चल रही थी। कमिश्नर लेवल बताती है कि मेरे पास सर्च वारंट है। फिर वो उसके हस्बैंड की सेफ को खोलने के लिए कहती है, लेकिन उसका कोड के मिल के पास नहीं था। फिर कमिश्नर मार्क के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि कल रात आप कहाँ थे। मार्क कहता है कल रात में घर पर ही था। फिर वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें वो रात के 1 बजे पार्किंग लॉट में गया था। वो कहता है कि ये मैं नहीं हूं। फिर कमिश्नर कहती है कि आपकी कार नेशनल हाईवे 13 की तरफ गई थी। जब हमने आपका फोन ट्रैक किया तो वो भी रात को उसी हाईवे पर था। आप अपने दूसरे घर यानी कि फार्म हाउस में गए थे। फिर आज सुबह हमने आपके घर की तलाशी ली। हमारी फॉरेंसिक टीम को वहां से कुछ धागे मिले हैं। ये धागे उन गहनों में लगे हुए थे। ये छोटा सा डायमंड हमें आपके सोफे पर से मिला है। क्या अब भी आप यही कहेंगे कि आप रात को घोड़े बेचकर सो रहे थे? दूसरी तरफ कमल बर्लिन को अपने घर बुलाती हैं। वो बताती हैं कि मेरे हस्बैंड के नीलामी घर से करीब 44 मिलियन के गहने चोरी हो गए हैं और इस चोरी का इल्जाम मेरे ही हस्बैंड पर लगाया गया है। बर्लिन पूछता है, क्या आपके हस्बैंड को पैसों की दिक्कत थी या किसी गलत आदमी के साथ उठना बैठना हो, या फिर क्या वो घर से बाहर जाया करते थे? क्या मिल कहती हैं, हाँ, वो कई दिन घर से बाहर रहते थे। उनका काम ही ऐसा था। फिर बर्लिन पूछता है, क्या आपके पति को जब फोन आता था वो अक्सर उठकर साइड में जाकर बात करते थे? वो कहती हैं, हाँ, अक्सर ऐसा होता था। फिर वो अपने हस्बैंड के रूम में लगी तिजोरी दिखाने जाती है जो पुलिस वालों ने तोड़ दी थी। फिर बर्लिन के मिल को हौसला देता है, लेकिन अंदर से खुश भी होता है क्योंकि ये सब उसी का करा धरा था। 6th एपिसोड में हम देखते हैं कि कैमल बर्लिन से पूछती है कि जो इंसान अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहता था, क्या वो इतनी बड़ी चोरी कर सकता है? हो सकता है कि कोई चोरी से हमारे घर में आया हो जिसने मार के कपड़े और उसका फोन चुराया हो और उसकी गाड़ी लेकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो। बर्लिन कहता है, हमें नहीं लगता कि कोई दिमाग से इतना किसका हुआ होगा जो 44 मिलियन की चोरी करके किसी को फंसाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेगा। क्या? मिल कहती हैं कि पुलिस उन पर शक कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। मैंने सोचा था कि मैं पेरिस आकर उनको बोलकर तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, लेकिन अब इस मुसीबत में मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। तभी मार्क कमिश्नर से पूछता है, मैडम आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तो मिशन कहती हैं, बहुत खूब, अब तुम्हारी वजह से हमें सर्च ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं वादा करती हूँ चोर इस देश की सरहद से बाहर नहीं जा पाएंगे। अब हर सड़क पर नाके लग जाते हैं। तभी डैमियन, रॉय और कैमरन स्पेन की तरफ बढ़ रहे थे। फिर रास्ते में उन्हें भी एक नाका दिखता है। फिर वे वैन के अंदर सब कुछ सही से सेट कर देते हैं। फिर पुलिस वाले वैन रुकवा लेते हैं। डैम इन पुलिस वालों को बताता है कि हम यहाँ सिर्फ घूमने आए थे और अब हम वापस जा रहे हैं। फिर पुलिस वाला गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। कैमरन दरवाज़ा खोल देती है। फिर पुलिस वाले अंदर आकर छानबीन करते हैं। एक पुलिस वाला गाड़ी के पेपर चेक करता है और दूसरा पुलिस वाला सभी दराज चेक करता है। उसे वहां एक अस्थि काम अटका मिलता है। उनको अच्छे से पता था कि फ्रांस में बिना परमिशन अस्थियों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। फिर पुलिस वाला कहता है कि अस्थियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना गुनाह है, आप इसे लेकर सफर नहीं कर सकते। फिर रॉय और कैमरन अस्थियों के लिए अपने झूठे इमोशंस दिखाते हैं। फिर पुलिस वाला कहता है कि उन फूड फैंस को भी खोलो। तभी कैमरन अस्थियों का मटका लेकर वहां से बाहर भाग जाती है। वे पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे बाहर जाते हैं। वे हवा में गोली चलाकर उसे रोकने के लिए कहते हैं। फिर कैमरन रुक जाती है और वे पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। फिर एक पुलिस वाला उसे अस्थियां छीनने लगता है। तभी वो मटका नीचे गिर जाता है और सारी राख बिखर जाती है। फिर उन सबका अस्थियों के प्रति प्यार देखकर सभी पुलिस वाले इमोशन हो जाते हैं। डैम इन कहता है कि हम यही है, अब गाड़ी में जो चेक करना चाहते हैं कर लीजिए। कभी एक पुलिस वाला कहता है कि तुम लोग अपनी गाड़ी लो और जल्दी से यहां से निकालो। उन सब का नाटक कामयाब रहता है
और वे सेवली दोबारा पुलिस की नाक के नीचे से निकल जाते हैं। फिर डैमियन केरला के पास फोन करता है। वो कहता है कि पुलिस हरकत में आ गई है। वे हर चीज को अच्छे से चेक कर रहे हैं। बेहतर होगा हम कहीं पर छिप जाएं। तुम लोग अगले बस स्टॉप पर उतर जाना और जंगल के रास्ते चले जाना। 2-3 दिन तक सड़क से दूर रहना। फिर डैमियन खुद भी किसी कैंप में जाने का प्लान बनाता है ताकि 2-3 दिन तक आराम से रह सके। ब्रूस और कला बस स्टॉप पर उतर जाते हैं और जंगल की तरफ जाने लगते हैं। पहला अब भी से नाराज थी और उसको कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ डैमियन, रॉय और कैमरन पास के ही एक कैंप में चले जाते हैं। डैमियन कहता है तुम दोनों को अच्छे से पता है क्या करना है। फिर बाहर जाकर वो वैन को रस्सियों से बांधने लगता है। रॉय वैन के अंदर और बाहर कैमरे लगा रहा था। कैमरन भी बस के अंदर एक रोबोटिक सिस्टम तैयार कर रही थी जिससे दूर बैठे ऑपरेट किया जा सके। पास में ही बैठी एक लेडी डैमियन पर फिदा हो जाती है। फिर काम फिनिश होने के बाद रॉय आसपास चक्कर लगाने चला जाता है। फिर रॉय बर्लिन के पास फोन करता है। वो उसे बताता है कि नाकाबंदी होने के कारण हमने कैंप में 3 दिन बिताने का प्लान बनाया है। फिर रॉय बताता है कि मुझसे एक गलती हुई है। रात को मैंने और कैमरन ने एक हार घूम कर दिया है। पहले हमने एक कार चुराई, फिर वो हार कार के अंदर रह गया और वो कार हम रेस में हार गए। तभी उस कार को भी पकड़ लिया जाता है क्योंकि वो चोरी की कार थी। रॉय कहता है अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं अपना चोरी किया हुआ हिस्सा आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। बर्लिन कहता है इस गलती की आपको माफी नहीं मिलेगी। अब वो नारी है जिसने हमारे रूल्स को तोड़ा है। रॉय कहता है गुस्से में था क्योंकि आपने मुझे पालतू कुत्ता जो कहा था। बर्लिन कहता है हमें आपका अंदाज पसंद आया। अब में दम है उस आदमी को जवाब देने का जो आपको बेआबरू कर रहा है। हम आपसे माफी मांगते हैं। हमारा दिल भी एक औरत के हाथों टूटा हुआ था और जिस आदमी के लिए टूटा हुआ था हम उसे मार भी नहीं सकते क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में है। अब हमें उनकी नज़रों में मसीहा बनना होगा। फिर बर्लिन कैमिन को 2 लाख यूरो उधार देता है ताकि वो पेरिस का सबसे बड़ा लॉयर हायर कर सके क्योंकि उनके क्रेडिट कार्ड्स और अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। दूसरी तरफ ब्रूस एक तंबू गाड़ लेता है और केरला को कहता है तुम अंदर सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगा। मान जाती है। तभी कमिश्नर रेसर से पूछती है कि बाकी के गहने कहाँ है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था। फिर वो कहता है कि मैंने ये कार रेस में जीती है। कमिश्नर पूछती है क्या 44 मिलियन की चोरी करने के बाद कोई कार की रेस में हिस्सा लेगा। प्रेशर कहता है ये कार की रेस नहीं है बल्कि जोश की रेस है। कार के ऊपर एक लड़की भी खड़ी होती है। हो सकता है चोरी के बाद उनका जोश जाग गया हो। फिर कमिश्नर उससे उनकी पहचान पूछती है। वो बताता है कि उसने एक हाथ में दस्ताना पहना हुआ था और दूसरे हाथ में टैटू बना हुआ था किसी हिरण के सिंग जैसा। वो दोनों स्पेनिश थे। मैं भी स्पेन से हूं। फिर कमिश्नर यूरोप स्पेन फोन लगाने के लिए कहती है। रात को केला को बारिश की आवाज आती है और जब वो टेंट खोलकर देखती है तो बाहर बारिश हो रही थी। वो देखती है ब्रूस बारिश में ही लेटा हुआ था। फिर वो उसे अंदर बुला लेती है। फिर ब्रूस अंदर आकर सो जाता है। रात को डैमियन भी अपनी वैन के बाहर उदास बैठा हुआ था। तभी उसके पास वही औरत आती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है। फिर वे बहुत सारी बातें करते हैं और खूब शराब पीते हैं। फिर रात को 2 बजे डैमियन अपनी वाइफ को फोन करता है। वो कहता है कि मुझे एक औरत मिली है। मैं उसके पास जाने से पहले एक बार फिर से तुम्हें मौका देना चाहता हूं कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। उसकी वाइफ कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे साथ कोई औरत है और अगर है तो मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है। ये सब बातें वो औरत भी सुन रही थी क्योंकि वो लेडीज टॉयलेट में थी। अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर डेमियन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। मैं बेइंतहा प्यार करता था तुम्हें, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मेरी पीठ के पीछे से किसी और के साथ मुंह काला करवा रही थी। अपने पति को धोखा देना बड़ी हिम्मत का काम होता है। फिर उसकी वाइफ फोन कट कर देती है। उनकी ये बातें सुनकर लेडी का भी दिल दुख रहा था। फिर वो दोबारा अपनी वाइफ के पास फोन करता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे गुस्से में बात की, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। उसकी वाइफ कहती है तुम सॉरी मत कहो, धोखा मैंने दिया है। मुझे खुद पता नहीं चला कि ये सब कैसे हो गया। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। डेमियन कहता है मैं इतना बेकार आदमी तो नहीं था कि 2 दिन के प्यार के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। फिर उसकी वाइफ कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, अब तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। वो लेडी अब तक इन दोनों की बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ खेला को प्रेशर हो जाता है। वो ब्रूस को कहती है कि मैं जंगल पानी जा रही हूं लेकिन तुम यहां से मत हिलना। फिर जब वो जंगल में जाती है तो उसे एक सांप काट लेता है। उसको देखकर वह जोर से चिल्ला आती है। उसकी आवाज सुनकर भागा भागा आता है। वो चेक करता है कि कौन से सांप ने काटा है।
वो एक जहरीला सांप था। फिर ब्रूस उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। फिर ब्रूस भागकर कैंप में जाता है और वहां से कटर लेकर वापस आता है। वो उसके पाँव में कट लगाकर सारा जहर चूसकर बाहर निकालता है और फिर वो उस जगह को सील देता है। फिर वो कला का हाथ और गला चेक करता है। केला कहती है कि मुझे जीव के अंदर थोड़ी अकड़न सी महसूस हो रही है। ब्रूस कहता है हमें अभी निकलना होगा। फिर वो अपना सामान लेता है और केला को अपने कंधे पर बिठा लेता है। फिर वो भागकर पास के गांव में जाने लगता है। केला पूछती है क्या अब मेरी जान खतरे में है जो तुम इतना तेज भाग रहे हो, लेकिन ब्रूस कुछ नहीं कहता। अगले सीन में हम देखते हैं कमिश्नर ने स्पेन से जीस को बुलाया था। वो ऑफिसर आ चुकी थी और वो थी अलिसिया, सब इंस्पेक्टर फ्रॉम यूरोपोल, स्पेन। 7वें एपिसोड में हम देखते हैं ब्रूस केला को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था। वो खुद थक गया था लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहा था। उसको पता था कि अगर वो रुक गया तो ये जिंदा नहीं बचेगी। दूसरी तरफ लेंस या तिजोरी के अंदर जाती है और कहती हैं कि वे लोग अंदर आकर बहुत सफाई से चोरी करके निकल गए। स्पेन के लोगों को मानना पड़ेगा, मार्क तो सिर्फ बलि का बकरा है। फिर वो एंटी चैम्बर में जाते हैं। कमिश्नर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि 44 मिलियन की चोरी करके कोई कार की रेस लगाने जाएगा। मलेशिया कहती हैं आप स्पेन के लोगों को नहीं जानते, वे इतनी बड़ी चोरी के बाद अपनी जीत का जश्न मनाने वहां गए होंगे। मार्क को जेल से बाहर निकालो। तभी कैमिल अपने पति मार्क से मिलने जाती हैं। वो कहती है कि बर्लिन हमें पैसे दे रहा है ताकि हम एक अच्छा सा लॉयर कर सके, लेकिन मार्क मना कर देता है। फिर बर्लिन खुद बात करता है और कहता है कि हम आपको नीचा दिखाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, ये सब हम कमल के लिए कर रहे हैं। वो आपके बिना टूट चुकी है, आप ये पैसे उधार समझ कर ले लीजिए। मार्क मान जाता है। इस चाल से बर्लिन कैमल के और भी नजदीक आ गया था। उधर ब्रूस भागता हुआ सड़क के पास जाता है। वो केला को नीचे लेटाकर एक ट्रक को रोकने की कोशिश करता है। ट्रक तो नहीं रुकता, लेकिन उसके पीछे आ रही पुलिस की एक कार रुक जाती है। फिर वो बिना पकड़े जाने की परवाह किए उनसे हेल्प मांगता है। पुलिस वाले हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ डेमियन अपनी नेबर से मिलने जाता है। वो कहती है कि मैंने कल रात आपकी बातें सुन ली थी, आपने अपनी वाइफ से मेरी बात की। डेमियन कहता है वो तो बस ऐसे ही भूल जाओ उसे। फिर वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और डेमियन भी ईंट का जवाब पत्थर से देता है। उसी समय रॉय और कैमरन पास में ही मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। मछली तो जाल में नहीं फंसती, लेकिन ये एक दूसरे के जाल में फंस जाते हैं। रॉय कैमरन को फिर से किस करने ही वाला था, तभी दूर से उनको एक पुलिस वाला देख लेता है और कहता है कि कल तो ये एक दूसरे को भाई बहन बोल रहे थे। उसको रॉय के हाथ पर बना हुआ टैटू भी दिख जाता है। कमिश्नर भी अलिसिया के कहने पर रॉय और कैमरन का स्केच बनवा लेती है। अलिसिया कहती है कि चेहरा कभी भी सही नहीं बनता, क्योंकि दिन भर हम बहुत से लोगों को देखते हैं, इसलिए स्केच आर्टिस्ट को बताते समय खिचड़ी बन जाती है। उसके हाथ का टैटू ही हमारे काम का है। फिर एलिसिया राकेल के पास फोन करती है। वो उसे बताती है कि 44 मिलियन यूरो के गहनों की चोरी हुई है। मुझे शक है कि वे स्पेनिश है। फिर राकेल कहती है कि मैं पहली फ्लाइट से ही वहां आ जाऊंगी। बर्लिन और कैमिन जब आराम फरमा रहे थे तो वहां कमल की पड़ोसन आ जाती है। वो कहती है कि मैं थोड़ी देर में एक ऑडिशन के लिए जाने वाली हूं, तब तक तुम्हें ही मेरे बेटे को संभालना होगा। फिर कमल उसको अंदर लाकर बर्लिन के बारे में सब कुछ बता देती है, क्योंकि ये उसकी पक्की वाली फ्रेंड थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये दोनों मार्ग से मिलने गए थे, अब ये बात उसे थोड़ी अजीब लगती है। दूसरी तरफ रूस के आला को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वे केला को स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं, लेकिन तभी उसकी पॉकेट में से गन की मैगजीन नीचे गिर जाती है और उसे एक पुलिस वाला उठा लेता है। इससे पहले के लिए पुलिस वाले कुछ एक्शन लेते दूसरे पुलिस वाले की गन निकालकर उस पर ही तान देता है। तभी बर्लिन और कैमल एक लॉयर को मिलने के लिए बुलाते हैं। लॉयर उनसे कुछ सवाल जवाब करता है, लेकिन उसके बाद वो उनका केस लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि देश भर की 44 अमीर फैमिली से हैं जो मार्क को बाहर नहीं आने देंगी। वो इस बात पर ही जोर देता है कि मार्क अपना गुनाह कबूल कर लें। ये बात सुनकर कैमल की आंखें भर आती है और वो उठकर चली जाती है। फिर बर्लिन लॉयर को समझता है कि आप हमारी बातें कान खोलकर सुनिए। आप यहाँ से सीधा अपने घर जाएंगे और इस केस पर स्टडी करेंगे, क्योंकि हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि आप मार्क को जल्दी ही बाहर निकल लेंगे, वरना होगा ऐसा कि रात को हम दबे पाव आपके घर आएंगे। फिर आपको क्लोरोफॉर्म सुंघाकर आपके मुंह में कुछ ऐसा डालेंगे जिससे जिंदगी भर आप किसी भी चीज का स्वाद नहीं चख पाएंगे और ना ही कोर्ट में बहस कर पाएंगे। फिर वकील वहां से फूट लेता है। फिर वो कमल को कहता है कि वकीलों का तो काम ही होता है डराना देखना। कल वो आकर हमें इस केस के बारे में अच्छी खबर सुनाएंगे। तभी उनकी बेल बजती है।
बाहर खड़े पुलिस वाले उसे एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि इसमें वो डॉक्यूमेंट्स है जो हमने आपके पति की सेफ से निकाले थे, हमें इनकी जरूरत नहीं है। फिर अंदर आकर वो बर्लिन को कह दी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म कर चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप प्लीज यहां से चले जाओ क्योंकि मैं अब अपनी ही नजरों में और शर्मिंदा नहीं होना चाहती। फिर वो कहता है, देखिए मैं थोड़ी देर इस बच्चे को घुमाने ले जाता हूं, तब तक आपका मूड ठीक हो जाएगा। तभी डेमियन जब उस लेडी के साथ मौज मस्ती कर रहा था तब बाहर पुलिस वाले आ जाते हैं। डेमियन देखता है कि वो पुलिस वाले उसकी बहन का दरवाजा खटखटा रहे हैं। फिर डेमियन ने जिस चीज को छुआ था वहां से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले ब्रूस को कहते हैं, तुम चाहे जो भी कर लो लेकिन यहां से भाग नहीं पाओगे और अगर इस लड़की को छोड़कर भागोगे तो ही पकड़े जाओगे। ब्रूस कहता है, मुझे क्या बच्चा समझते हो, तुम लोग नहीं जानते मैं कितनों का धमका चुका हूं, और तुम लोग बताओ मैं मुसीबत में हूं या तुम लोग। चलो बढ़िया सा हरियाणवी गाना लगाओ और तुम लोग भी मेरे साथ गाओ। हॉस्पिटल के अंदर कला का ट्रीटमेंट चल रहा था। दूसरी तरफ डेमियन वैन के अंदर जाकर अपना सामान चेक करता है, तभी वहां रोया जाता है। वो रोए तो कहता है कि यहां पुलिस वाले आए थे, वहीं चेक पॉइंट वाले। फिर वो डेमियन को भी बता देता है कि उस रात हमसे एक हार कार के अंदर रह गया था और वो कार हम जुए में हार गए। ये बात मैंने कल बदले इनको भी बता दी, वो अभी भी पेरिस में है। फिर डेमियन को बर्लिन की चिंता हो जाती है कि वो अब तक पेरिस में कर क्या रहा है। फिर वो उसे फोन करता है। वो पूछता है कि अब तक आप पेरिस में क्या कर रहे हैं। फिर बर्लिन कहता है, हम अपनी दुनिया उजाड़ने में मशरूफ हो गए थे, क्या मिलने हमें छोड़ दिया है। जब से वो हमें मिली है हमने उनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और अब हम हार गए। हम जीस को बेइंतहा चाहने लगे थे, हमने उसकी जिंदगी खराब करके रख दी। डैनियल कहता है, देखो तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। फिर वो रॉय को कहता है, तुम और कैमरन यहां संभालो, मैं बर्लिन को लेने जा रहा हूं, आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर वो बाइक पर सवार होकर पेरिस की तरफ जाने लगता है। अब राकेल भी पेरिस पहुंच जाती है। फिर एलिसिया और कमिश्नर उसका स्वागत करते हैं। वे उसको सारे सिचुएशन समझाते हैं। राकेल पूछती है, चोरों के पोस्टर क्यों नहीं लगवाए। कमिश्नर कहती हैं, हम नहीं चाहते हैं कि ये बात बाहर जाए। फिर राकेल कहती हैं, आप नहीं चाहती या वो शाही परिवार नहीं चाहते, वरना लोगों को पता चल जाएगा कि भुखमरी से बचने के लिए वे अपने पुश्तैनी गहने बेचने वाले थे। फिर कमिश्नर कहती है कि अभी के लिए मैं वो फोटोस आसपास के पुलिस स्टेशन में भिजवा देती हूँ। अब वो स्केच हर पुलिस वाले के पास पहुंच जाते हैं और ये वही पुलिस वाले थे जिन्होंने रॉय को मछली पकड़ते हुए देखा था। क्या मिल की फ्रेंड जब वापस उसके घर आती है तो कमल उससे कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही सीधा सादा है, पता नहीं कौन उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसकी फ्रेंड कहती है कि फिल्मों में तो अक्सर आशिक ही ऐसा काम करते हैं। फिर वो पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है। क्या मिल कहती हैं, मेरा आशिक उसे घुमाने ले गया है। इतने में बैल बन जाती है और बर्लिन उसके बेटे को लेकर आ जाता है। फिर कमल उससे गले मिलती है और उसकी पॉकेट से उसके रूम की निकाल लेती है। फिर बर्लिन वहां से चला जाता है। फिर वो अपनी फ्रेंड को बर्लिन के रूम की चाबी दिखाती है और दूसरी तरफ रॉय और कैमरन अपनी वैन के अंदर अलग अलग लोगों के बाल रख रहे थे ताकि जब भी ये वैन पुलिस वालों के हाथ लगे तो यहाँ बहुत से लोगों के सबूत मिले। फिर इतने में डैम इन बर्लिन के पास पहुंच जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूं। फिर वे दोनों बैठकर गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। डैम इन उसको अपनी नई नेबर के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब सारा मजा एक रात में मिल सकता है तो हमें किसी के साथ दिल को लगाना। फिर वो बताता है कि मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया है लेकिन अब मैं उसके बिना भी खुश हूं। दूसरी तरफ ब्रूस पुलिस वालों को कहता है, अपने साथियों को फोन करके पूछो उस लड़की की तबीयत कैसी है। फोन करने पर पता चलता है कि वो लड़की खतरे से बाहर है। 5 मिनट बाद उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर ब्रूस उनको हथकड़ी बांधने के लिए कहता है। जब रॉय और कैमरन अपनी वैन में बातें कर रहे थे तब पुलिस वाले उनको घेर लेते हैं। रॉय और कैमरन को पता चल जाता है कि बाहर पुलिस आ चुकी है। कैमल भी अब बर्लिन का रूम चेक करने के लिए जा रही थी और ब्रूस ने भी पुलिस वालों के हाथ पर हथकड़ी बांध रखी थी। रूम के अंदर जाकर कमल देखती है कि बर्लिन ने उस पर नजर रखने के लिए अपने रूम में पूरा सेटअप लगा रखा था। वो उस रूम में मार्ग के नीलामी घर का भी मॉडल देख लेती है। उसे वहां मार्ग और उन गहनों की तस्वीरें भी मिल जाती है। ये सब देखकर वो टूट जाती है। अब पुलिस की एक टुकड़ी रॉय और कैमरन की बहन के पास जा रही थी। दूसरी तरफ ब्रूस पुलिस की कार को स्टार्ट करके हॉस्पिटल के अंदर ही घुसा देता है। अब लास्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं पुलिस वाले रॉय और कैमरन को घेर लेते हैं। तभी वैन के अंदर से फायरिंग होनी शुरू हो जाती है और पुलिस वाले भी जवाबी कार्रवाई करते हैं। फिर कमिश्नर फायरिंग रुकवा देती है।
वैन के अंदर ना हीरो ये था और ना ही कैमरन, बल्कि उनकी जगह पर कैमरन ने जो रोबोट तैयार किए थे बस वही थे। वे दोनों तो वैन के बिल्कुल नीचे बनी सीवर लाइन में जा रहे थे। कमिश्नर कहती है कि अपने हथियार फेंक दो और बाहर आ जाओ। फिर रोए अपना डिवाइस ऑन करता है और कहता है कि ना ही हथियार रखेंगे और ना ही बाहर आएंगे। गहने चाहिए तो खुद अंदर आकर ले लो। हमारे पास कोई गहने नहीं है, इसलिए तुम हमें नहीं मार सकती। अगर हमें पाना चाहती हो तो हमारी 2 शर्तें हैं। कमिश्नर उनकी शर्तें पूछती हैं। रॉय कहता है, मैं दोनों शर्तें सोचकर बताऊंगा। हमें 5 मिनट का समय चाहिए। फिर पुलिस वाले वहां से हटने लग जाते हैं। अब रॉय और कैमरन के पास 5 मिनट थे यहां से दूर भागने के लिए। दूसरी तरफ रूस कार को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। वो लाउडस्पीकर में कहता है कि कॉरिडोर खाली करो, ये एक इमरजेंसी है। फिर वो कार से नीचे उतरता है और केला के पास जाता है। फिर वो केरला को कार में बिठाकर उसे गन पकड़ा देता है। फिर वो एनेस्थीसिया के कुछ इंजेक्शन ले लेता है और कार में बैठकर वहां से चला जाता है। अब तक 6 मिनट हो चुके थे, इसलिए कमिश्नर दोबारा अनाउंसमेंट करती है कि 5 मिनट से भी ज्यादा समय हो चुका है। हम तुम्हारी मदद तभी कर पाएंगे जब तुम हमारी बात मानोगे। रोए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। आधे गहने कहाँ है? वे पेरिस की 33 मैक्सिमम गिरावट स्ट्रीट में रखे मेल बॉक्स में पड़े हैं। पहले उन्हें बरामद कर लो, फिर बात करेंगे। कमिश्नर अपने आदमियों को उस एड्रेस पर भेज दी है। कलीसिया कहती हैं, मैंने गौर किया है, उनका लाउडस्पीकर एक ही स्पीड में अंदर जाता है और एक ही स्पीड में बाहर आता है। फिर एलिसिया हौसला करके खुद वैन के अंदर जाती है और देखती है कि वहां कोई नहीं था, बस 2 रोबोट थे। इन सबका पोपट कट गया था। फिर एलिसिया को वैन के नीचे का रास्ता दिख जाता है। फिर कुछ पुलिस वाले उस सीवर लाइन के अंदर जाते हैं। रॉय और कैमरन ट्रक यूनियन में बनी सीवर लाइन से बाहर निकलती हैं। रॉय कैमरन को सामने वाले स्टोर से कारपेट चिपकाने वाली ग्लू गन लाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जब कैमल बर्लिन के रूम से बाहर निकलती है तो उसे उसके गाना गाने की आवाज आती है। फिर वो उसके पास पहुंच जाती है। तभी डैमियन उसे देख लेता है। फिर वो वहां से अपने घर चली जाती है और अपने फ्रेंड को बताती है कि बर्लिन ही चोर है। फिर वो पुलिस स्टेशन फोन करके कमिश्नर लेवल से बात करवाने के लिए कहती है। पुलिस वाला कहता है, 5 मिनट रुकिए। तभी उसकी नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है जिसके अंदर उसके हस्बैंड की सेब से निकला हुआ सामान था जो पुलिस वालों ने वापस भेज दिया था। फिर जब वो बॉक्स को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड मार्क की एक और बीवी है जिसका नाम सोफिया है और सोफिया से मार्क को एक बच्चा भी है। इतने में फोन में से कमिश्नर की आवाज आती है और कमल की फ्रेंड फोन कट करके रिसीवर को नीचे रख देती है। तभी कमिश्नर के पास एक ऑफिसर का फोन आता है। वो बताता है कि हमें मार के घर में कई चीजों के अंदर 9mm के छेद मिले हैं जिनके अंदर निगरानी रखने के लिए कैमरे लगाए गए थे। फिर राकेल बताती हैं, इन कैमरों की मैक्सिमम रेंज 100 मीटर है। वो जो कोई भी था जिसने मार्ग पर नजर रखी हुई थी वो जरूर सामने वाले होटल में रुका होगा, क्योंकि उससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। जल्दी ही वहां मिलते हैं। इतने में कैमरन ग्लोबल लेकर रोए के पास जाती है। ट्रक के ऊपर और पुलिस वाले भी उस चैम्बर से बाहर निकल आते हैं। रोए और कैमरन ट्रक के ऊपर लेटकर अपने आप को कारपेट से ढक लेते हैं और चारों तरफ से कारपेट को चिपका देते हैं। तभी बर्लिन को पता चलता है कि उसकी जेब में से रूम की गायब है, लेकिन वो रिसेप्शन से एक और की ले लेता है। उसे पता था पुलिस किसी भी वक्त यहां आ सकती है, इसलिए उनके पास यहां से निकलने के लिए सिर्फ 10 मिनट है। फिर बर्लिन ने उस रूम में जितना भी सामान यूज किया था वो सारे सामान को बाथटब में डालता है और उसके ऊपर केमिकल डालकर उसे पिघला देता है। फिर वे रूम के अंदर जाकर जगह जगह लोगों के बाल छिड़क देते हैं जिससे फोरेंसिक लैब वाले गुमराह हो जाएं। तभी एक पुलिस वाला कमिश्नर को बताता है कि एक लड़का और लड़की ने एक पुलिस कार और उसके अंदर 2 पुलिस वालों को बंधक बना रखा है। कुछ देर पहले भी हॉस्पिटल से निकले हैं। फिर कमिश्नर पूरे इलाके में नाकाबंदी करने को कहती हैं और हेलीकॉप्टर मंगवाती है को और तेज कर लेता है और नदी के किनारे पहुंच जाता है। फिर वे उन पुलिस वालों के मुंह बांधकर गन पॉइंट पर लेकर उनको बोट के अंदर ले जाते हैं और वहां ले जाकर वे उनके हाथ बांध देते हैं और उनको बेहोशी के इंजेक्शन दे देते हैं जो उसने हॉस्पिटल से लिए थे। ब्रूस कहता है कि 10 घंटे चैन की नींद मार लो, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी में तुम लोगों को चैन नहीं मिलता। केरला पुलिस वाले को थैंक यू कहती हैं अपनी जान बचाने के लिए। वो कहती है कि तुम लोगों को कोई ना कोई बचा ही लेगा। फिर ब्रूस स्पीड बोट चुराता है और केरला जाकर गाड़ी ठिकाने लगा देती है। फिर भी दोनों बोर्ड लेकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर भी ट्रक स्टार्ट कर लेता है और वहां से निकलने लगता है। तभी वहां मौजूद पुलिस वाले ट्रक रुकवा लेते हैं। पुलिस वाला ड्राइवर को गाड़ी चेक करवाने के लिए कहता है। फिर ड्राइवर गाड़ी खोलकर दिखाता है। पुलिस वाला ऊपर नीचे अच्छे से चेक करता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था।
फिर वो पुलिस वाला ट्रक के ऊपर जाकर चेक करता है। वहां भी उसे कुछ नहीं दिखता। फिर पुलिस वाले उस ट्रक को जाने देते हैं। अब पुलिस होटल में भी पहुंच गई थी। डैमियन कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने सब कुछ बता दिया है। बर्लिन कहता है अगर उसने बताया होता तो बाहर 10 गार्ड नहीं बल्कि 200 गार्ड होते। फिर बर्लिन केला को फोन करता है और कहता है कि आपको होटल के सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड मिटाना होगा और कुछ देर के लिए सीसीटीवी बंद करने होंगे ताकि हम यहां से निकल सके, वो भी 4 मिनट के अंदर अंदर। फिर केला अपने काम पर लग जाती है। उस जगह पर रेंज नहीं थी। फिर ब्रूस वोट को तेज भागता है ताकि रेंज के अंदर आ सके। रिसेप्शन पर होटल वाले बताते हैं कि स्पेन से कुछ लोगों ने हमारे होटल में कमरे बुक किए थे, जिनमें से कुछ लोग जा चुके हैं, लेकिन एक आदमी अभी भी रूम में है, रूम नंबर 503। फिर वे उस रूम की मास्टर की ले लेते हैं और वहां जाने लगते हैं। बर्लिन अभी भी सीसीटीवी बंद होने का इंतजार कर रहा था क्योंकि राकेल सीसीटीवी कैमरों पर नजर बनाए हुए थी और कमिश्नर के साथ एलएसी अभी रूम नंबर 503 में जा रही थी। अब जैसे ही रेंज में आती है वो होटल के सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड मिटा देती है और सभी सीसीटीवी बंद कर देती है। फिर जैसे ही बर्लिन को पता चलता है कि कैमरा बंद हो गए, वो अपने रूम से निकलता है और स्टोर रूम में चला जाता है। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। फिर बर्लिन और डैमियन लॉन्ड्री पाइप से होते हुए नीचे चले जाते हैं। पुलिस दरवाजा खोलकर रूम के अंदर चली जाती है। उन्हें रूम के अंदर कोई भी नहीं मिलता है तो बाथरूम में सड़ा हुआ सामान। फिर वे दोनों भेस बदलकर होटल की वैन लेकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। कमिश्नर कहती है कि होटल से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन तब तक वे दोनों होटल से बाहर निकल चुके थे। पूरे होटल को सील कर दिया जाता है। वहां और भी पुलिस आ जाती है। एलिसिया और राकेल समझ जाते हैं कि अब उनके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। दूसरी तरफ कमल की फ्रेंड उसे उसके पति के बारे में भड़का रही थी, जैसे हर वाइफ की फ्रेंड भड़काती है। वो कहती हैं कि तुम अकेली थी जबकि तुम्हारा पति दूसरी फैमिली के साथ रंगलियां मना रहा था। इस कहानी में 2 ही लूजर हैं, एक तुम और एक तुम्हारा हस्बैंड जो अपना सब कुछ हार बैठे हो। सिर्फ बर्लिन ही बिना रहे। अब तुम्हें उसका पैसा छीनकर उसे लूजर बनाना होगा। शामिल कहती है कि मैं उससे पंगा नहीं ले सकती क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। उसकी फ्रेंड कहती है कि हम उसे पकड़वाने की धमकी देंगे और बदले में 40% की डिमांड करेंगे। तभी बर्लिन और डैमियन गाड़ी खड़ी करके अपनी वर्दी उतार देते हैं। फिर वो डिलीवरी बॉय से उसकी बाइक और उसकी ड्रेस खरीद लेते हैं और उसे पहनकर वहां से निकल जाते हैं। रॉय और कैमरन ट्रक में छिपकर पेरिस से दूर जा रहे थे। एक ऐसी कमाल की तरकीब, पुलिस चाहे कितना भी ढूंढ ले, ये दोनों हाथ नहीं लगने वाले थे। फिर 400 मील बाद में ट्रक से बाहर आ जाते हैं क्योंकि वे स्पेन की सीमा में पहुंच चुके थे। फिर कैमरन पूछती है, तुमने बताया नहीं, एक हाथ में दस्ताना क्यों पहनते हो? वो कहता है कि बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी। जब मैं स्कूल से घर जाता था तो मेरा बाप मुझे सख्त बनाने का पाठ पढ़ाता था। सेल्फ कंट्रोल के लिए वो अपनी जलती हुई सिगरेट से मेरे हाथ को जला देता था। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मुझे दर्द पर कंट्रोल हो गया, लेकिन एक दिन मैं घर से भाग गया और 13 साल की उम्र में चोर बन गया। मैं बार बार पकड़ा जाता था क्योंकि मैं माहिर नहीं था। फिर मैं बर्लिन से मिला, उसके बाद मैंने कभी भी जेल नहीं देखी। फिर वो टैटू के बारे में बताता है कि ये भी बर्लिन की देन है। मुझे जब भी गुस्सा आता है तो मैं इस टैटू को देख लेता हूँ। ये मेरे अंदर के राक्षस को शांत कर देता है। उस दिन वो रेस वाला लड़का भी मेरे हाथों से बच गया था। इतने में ड्राइवर ट्रक को एक होटल के पास रोक देता है। फिर वे ट्रक से उतारते हैं और जंगल की तरफ भाग जाते हैं। ब्रूस और काला ने भी लगभग 200 मील का सफर तय कर लिया था और वहां जाकर वे वोट को छोड़ देते हैं। फिर आगे का 190 किलोमीटर में उन्होंने बाइक पर बार किया। फिर आगे जाकर वे कुछ बूंदों को पाते हैं और उनकी शक्ल सूरत सुधार कर उनको अपनी फैमिली बना लेते हैं और पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए उनकी नाक नीचे से निकल जाते हैं। वैसे भी फ्रांस की नदियों में वोटिंग करने से ज्यादा खूबसूरत क्या ही हो सकता है। फिर ब्रूस और क्या लरूस के अंदर एक दूसरे को प्रोपोज करते हैं और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। रॉय और कैमरन वे भी एक दूसरे को प्रोपोज कर देते हैं। दूसरी तरफ बर्लिन और डेमियन को सड़क से निकलना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि कहीं भी उनको पुलिस वाले रोक सकते थे। फिर वे साइकिल पर सवार होकर पहाड़ों के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। 4 दिन तक वे पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ते रहते हैं। फिर बर्लिन और डैम इन स्पेन में बर्लिन के फार्म हाउस में पहुंच जाती है। उनके बाकी के साथी भी उनसे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। फिर वे सभी एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर जब तक उनके बारे में खबरें आनी बंद नहीं हुई, ये सब लोग यहीं पर रहे और पुलिस के पास यहां तक पहुंचने की कोई भी सीढ़ी नहीं थी सिवाय के मिलके। फिर 5 महीने बाद बर्लिन अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन वो उसके साथ खुश नहीं था।
फिर वो इसको अलविदा कह देता है, लेकिन कैमल उसको ढूंढती हुई वहां आ जाती है। वो बर्लिन के घर चली जाती है। बर्लिन ने एक बार उसको उस रेस्टोरेंट के बारे में बताया था जहां वो अक्सर जाया करता था, और पिछले 7 दिनों से कैमल उस रेस्टोरेंट पर नजरें बनाए हुए थी। फिर वो बर्लिन से मिलकर उससे प्यार भरी बातें करती है और फिर से वे एक दूसरे के गले लग जाती है। कैमल ने अपने कपड़ों में माइक्रोफोन लगा रखे थे और जो कुछ भी बर्लिन बोल रहा था वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। बर्लिन कहता है कि आपके पति की निगरानी करते वक्त हमें आपसे प्यार हो गया था। हम ना ही आपको खोना चाहते थे और ना ही आपको चोरी के बारे में बता सकते थे। फिर कम इन टॉयलेट में जाती है और वहां जाकर माइक्रोफोन उतार देती है। फिर बाहर आकर वो बर्लिन के साथ अपने दिल की प्यास बुझाती है। फिर रात को वहां से बाहर जाकर वो अपनी फ्रेंड को कहती है, चलो यहाँ से। अगले दिन अलिसिया और राकेल कमिश्नर के पास जाती है और पूछती है कि उस होटल के सैंपल की रिपोर्ट आई या नहीं। कमिश्नर बताती हैं कि उस होटल के रूम में हमें 2580 लोगों के डीएनए सैंपल मिले थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने दुनिया के कोने कोने से डीएनए सैंपल इकट्ठा करके वहां प्लांट कर दिए थे और किसी का भी कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। लेसिया कहती है, ये लड़ाई तो वो जीत गए, लेकिन अगली बार ट्राई करेंगे तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन कमल और उसकी फ्रेंड दोबारा से बर्लिन के पास जाती है। मिल कहती है कि तुमने मेरे पति के साथ बहुत बुरा किया। एक तरफ मेरे पति को जेल भेज दिया और दूसरी तरफ मेरी शादी भी खराब कर दी। तुम्हारे राज को राज रखने के लिए मुझे 40% हिस्सा चाहिए। बर्लिन पूछता है, ऐसा क्या है आपके पास जिससे हमें फंस सकता हूं? फिर उसकी फ्रेंड रिकॉर्डिंग वाली कैसेट चलाती है, लेकिन उसमें तो भोजपुरी गाने चल रहे थे। बर्लिन कहता है, आपकी रिकॉर्ड की हुई ये तीनों टेप ये रही। आपने ये स्टिकी टेप हमारे बाथरूम में छोड़ दी थी। बस इसी के जरिए हम आपके रूम तक पहुंच गए, वो भी तब जब आप सो रही थी। और बात रही रिश्ते की, जब हम आपकी लाइफ में आए थे तब आपका रिश्ता पहले ही टूट चुका था। हमने आपको आपके हस्बैंड से भी ज्यादा प्यार किया और आपने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हम आपसे मजे के लिए प्यार नहीं कर रहे थे, सच्चा प्यार करते थे, और इतने महीनों के बाद आज भी हम आपसे उतना ही प्यार करते हैं। आपको पाने के लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। भले ही आपके पास हमें ब्लैकमेल करने के लिए कोई सबूत ना हो, लेकिन हम फिर भी आपको पैसे देंगे। वो ज्वेलरी बेचकर मिली हुई पहली किश्त 3,08,000 यूनो, जैसे ही बाकी के पैसे आएंगे तो वो भी हम आपको भिजवा देंगे। ये बात सुन करके मिल खुश हो जाती है। अब पता चल रहा था कि किसका प्यार सच्चा था और किसका सिर्फ टाइम पास। बदली ने प्यार को चुना और कैमल ने पैसों को। अगर ये बर्लिन को चुन लेती तो इससे भी कई गुना पैसे पा सकती थी। छोटा दिमाग छोटी सोच। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बर्लिन डैमियन को मिलने के लिए बुलाता है। बर्लिन कहता है कि हमने अपना सारा पैसा खो दिया, हमें फिर से चोरी करनी पड़ेगी। डैमियन कहता है अपना भी यही हाल है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। दोस्तों, मैंने अपने वादे के मुताबिक बहुत ही अच्छे से इस वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन कर दी है। उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी। अब आप भी अपना वादा पूरा करो। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करके जाना।